हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज की फाइनल रिवीजन सीरीज में आपके साथ जो यूनिट डिस्कस होने वाला है वो है जी एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस होंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप खो जाने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं। आइए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवी स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एबी स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में जो टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये टॉपिक्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहते हैं। आप कोई भी कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं, आप मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, बीट यूजीसी नेट, बीट असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक्स बात करेंगे, कंसेप्ट, रूल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम की बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बातें करेंगे। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। फिर जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की बातें करेंगे। और लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसकी टेक्निक्स को भी आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए अपने आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं एचआर प्लानिंग की। तो एचआर प्लानिंग वो प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल जो हैं राइट प्लेसेस पे राइट टाइम पे अवेलेबल हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं, जो गोल्स हैं, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अकम्प्लिश हो सकें। इसकी नेचर की बात करें तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं। डिमांड और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का गैप यहां पे आप ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी पोजीशंस आपको भरनी है और कब उन्हें भरना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली इसके दो फेजेस हैं। आप फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपने मैन पावर प्लान्स आप डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एचआर प्लानिंग के हैं जी कि हम अपने एग्जिस्टिंग एचआर जो है उसका ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करके शॉर्टेज और सरप्लस जो है उसे यहां पे असेस करना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या शॉर्टेज, क्या सरप्लस हमारे पास हो सकता है, क्या इंपैक्ट रहने वाला है टेक्नोलॉजी का जॉब्स के ऊपर, उसको एंटीसिपेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने एचआर प्लान्स बनाते हैं। और अगर हमें फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करनी है, कुछ नया डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आना है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे एचआर प्लानिंग को? इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, यानी कि कंपनी से जुड़े हुए। देखो, कंपनी ने लोग रखने हैं तो उसके कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स तो अफेक्ट करेंगे ना प्लानिंग को। तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजीज, कंपनी के जो ट्रेड यूनियन साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन पॉलिसी कंपनी की, फ्यूचर प्लान्स, ये सारे अफेक्ट करेंगे एचआर प्लानिंग को। और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हुए तो आपको ये कमेटी बनानी है, ये रूल्स को फॉलो करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे तो कंप्लायंस भी बढ़ जाएगी। क्या उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं पूरा कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को देखना भी जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या लेवल चल रहा है वो भी देखना है। मार्केट में रिसेशन है, बूम है, वो भी देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एचआर प्लानिंग को। बेनिफिट्स ऑफ एचआर प्लानिंग की बात करें तो प्लान बना लेंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट यहां पे कम हो सकती है। हमारी ओवरऑल जो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। अपने मैनेजरियल सक्सेस प्लान्स को, सक्सेशन प्लान्स को यहां पे हम आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किसको फ्यूचर में सक्सीड करेगा। सक्सेशन प्लानिंग की अलग से भी आपके साथ आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एचआर, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एचआर में क्या गैप है और उनको समय से टाइम रहते पूरा कर सकते हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि क्या कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जिस्टिंग एचआर को, तो वहां पे हम उन्हें वो रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आप डिटरमाइन करोगे कि एचआर प्लानिंग का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो डिमांड बढ़ने वाली है एचआर की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसको हमें पूरा करना है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास करंट एचआर इन्वेंट्री क्या है, करंट हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है लोगों का। फ्यूचर की डिमांड को और सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी और कितनी सप्लाई हमारे पास इंटरनली मिल जाएगी, इंटरनली कितने लोग अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर देखेंगे कि गैप तो नहीं आ रहा इसके अंदर, कोई मैन पावर गैप तो नहीं हो गया, कोई सरप्लस या शॉर्टेज तो नहीं अराइज हो गया। फिर उसको सरप्लस और शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान हम तैयार करेंगे। अगर सरप्लस हो गया तो फिर रीडिप्लॉयमेंट करेंगे अपने एक्सेस स्टाफ का, कहीं और डिपार्टमेंट में, कहीं और डिवीजन में भेजेंगे। अगर शॉर्टेज है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी जॉब पोजीशंस पे शॉर्टेज है, कौन सी जॉब पोजीशंस आपको फिल करनी है। फिर उनको फिल करने का आप एक एम्प्लॉयमेंट प्लान तैयार करेंगे और आपका जो पूरा प्रोसेस है इसकी आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंट्रोल और फीडबैक जो है वो भी देंगे। अब एचआर प्लानिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचआर डिमांड फोरकास्टिंग। तो आपको फोरकास्ट करना होता है कि कितनी हमारी डिमांड रहने वाली है और कितनी हमारी सप्लाई अवेलेबल होने वाली है। तो डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी के लोग आपको रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। कौन से फैक्टर्स एचआर डिमांड फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे? हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी करेंगे, जैसे कंपनी का बजट कितना है, प्रोडक्शन लेवल, क्या कोई नया प्रोडक्ट लाने वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी करेंगे, जैसे आपका कंपटीशन है, इकोनॉमिक क्लाइमेट है, लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। यहाँ पे आप रेशियोज और ट्रेंड एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपने पास्ट स्टेटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे डेवलप किए हैं। रिग्रेशन एनालिसिस की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ब्यूरेक्स स्मिथ मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि अगेन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है पर्सनल फोरकास्टिंग के लिए। डेल्फी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है
जहां पे आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर इवेंट्स का क्या लाइक्लीहुड और क्या आउटकम रहने वाला है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपके कितनी यहाँ पे डिमांड की रिक्वायरमेंट होने वाली है एचआर की। मार्कोव एनालिसिस भी एक आपके पास टेक्निक है जिसके अंदर आप करंट बिहेवियर एनालाइज करते हो एक वेरिएबल का, और उसके बेसिस पे आप उसका फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो आप एचआर का करंट बिहेवियर देख के उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, फ्यूचर में डिमांड कितनी रहने वाली है इसको एनालाइज करने की कोशिश आप करते हो। अगर बात करें सप्लाई फोरकास्टिंग की, तो सप्लाई फोरकास्टिंग के अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर आएगा नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कितनी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल रहने वाली है, कितने लोग हमारे पास रहने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी, आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर। देखो इन चीजों का अलाउंस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग एब्सेंट रहेंगे, कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये सारी चीजों का अलाउंस आपको करना जरूरी है। उसके बेसिस पे आप सप्लाई फोरकास्टिंग करें कि मेरे को कितने जो लोग हैं वो अवेलेबल रहने वाले हैं फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि हम ढूंढने वाले हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं वो कहां पे छुपे बैठे हैं, और उनको इंकरेज करेंगे कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। क्या फीचर्स हैं रिक्रूटमेंट के? देखो जी, रिक्रूटमेंट बेसिकली एक सर्चिंग एंड अट्रैक्शन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कौन कौन से लोग हमारे लिए सूटेबल रहने वाले हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ यहाँ पे अप्लाई करो, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आ जाओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे किसको रखना किसको नहीं रखना, आप यहाँ पे लोगों को सिर्फ सर्च और अट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज अ प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। बिल्कुल स्टेप्स हैं जी, आप यहां पे देख सकते हैं स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्लानिंग। आप रिक्रूटमेंट करनी है तो पहले प्रॉपर आप प्लान तैयार करेंगे कि कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या चीजें आपको, कितने लोग एम्प्लॉइज आपको रिक्रूट करने हैं, तो पहले प्रॉपर प्लानिंग चलेगी। फिर कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, हायर करने हैं, कौन से एरिया से करने हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी तलाश शुरू होगी, सर्चिंग आपकी शुरू हो जाएगी। और जो आप सर्च करेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, तो उनकी एक बार आप ऊपर ऊपर से स्क्रीनिंग कर डालेंगे कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ही बेकार, बहुत ही इररिलेवेंट सी कोई एप्लीकेशन आ गई हो, तो उसको बाहर रख देंगे, साइड पे कर देंगे। और फिर इस पूरे प्रोसेस को आप इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कहीं रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो वो आप कर देंगे। रिक्रूटमेंट इज ए लिंकिंग एक्टिविटी, ये एक लिंकिंग एक्टिविटी है, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ता है। परवेसिव फंक्शन है, यानी कि सभी लेवल्स पे लोगों की रिक्वायरमेंट है तो सभी लेवल्स पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, तो कुछ तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि कंपनी की अपनी पॉलिसीज और कंपनी की अपनी प्रैक्टिसेस, कंपनी की इमेज क्या है, कैसी उसकी इमेज है, क्या सैलरी वगैरह वो देना चाहती है, क्या वर्किंग कंडीशन है कंपनी के अंदर, तो ये सारी चीजें उसकी रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट डालेंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रेड यूनियन की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी कोई मांगे हैं वो पूरी करनी होगी, लेबर मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, क्या कानून है, क्या लॉज हैं, और क्या जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके रिक्रूटमेंट पे अफेक्ट डालने वाली हैं। अगर बात करें खर्चों की, रिक्रूटमेंट ना एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या क्या खर्चे आप करोगे, जो आपके रिक्रूटर हैं उनको सैलरी देनी है तो वो एक आपका खर्चा है, एडवर्टीजमेंट निकालोगे उसका खर्चा आएगा, रिक्रूटमेंट से जुड़े बहुत से ओवरहेड्स आपके आने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आने वाला है, और जब तक आपकी सीट खाली रहेगी, वहां कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, तो बाकियों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो ये भी एक आपकी कॉस्ट यहां पे बन जाती है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की बात करें तो कुछ तो हैं हमारे पास इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज आपके पास कौन से हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे एम्प्लॉय को भेज देना, ट्रांसफर मतलब उसी लेवल से सेम स्तर पे रखते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेज देना। फॉर्मर एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर लेना, बढ़िया है, जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वापस से बुला लो अपने एक्स एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉय रेफरल्स, तो आपके इंटरनल एम्प्लॉइज की रेफरेंस से नए एम्प्लॉइज रख लो। डिमोशन, आपकी पोजीशन से आपको नीचे वाली पोजीशन पे डाल देना, तो नीचे वाली पोजीशन खाली है, ऊपर से बंदा भेज दिया तो इट इज डिमोशन। अगर बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की,
ऑर्गेनाइजेशन की बाहर से हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गेट रिक्रूटमेंट, गेट पे नोटिस चिपका दिया कितने लोग चाहिए, तो लोग आकर खड़े हो जाएंगे गेट पे, आप वहां से लोगों को चूज कर लेंगे। पर्सनल कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं कॉलेजेस वगैरह में जाकर, एक वेटिंग लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यू लिया उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, वैकेंसी आए तो उनको बुला लीजिए। कैजुअल कॉलर्स, कई बार कुछ लोग ऐसे ही चलते फिरते अपनी एप्लीकेशन पकड़ा जाते हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो आपको लोग प्रोवाइड कर देगा जितने लोग आपको चाहिए। इसके अलावा कई बार हम वॉक इन्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई इस डे को वॉक इन इंटरव्यू है, आप जो है इस टाइम से इस टाइम तक आप जो है जितने मर्जी बजे आ जाना, और आपका इंटरव्यू हम ले लेंगे और वहीं आपको बता देंगे कि आपको नौकरी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली। हेड हंटिंग, हेड हंटिंग हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सर्च, जो हम टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज को रखने वाले हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को रखने वाले हैं, तो वहां पे हम एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं, तो उसको हम हेड हंटिंग जो है वो बोलते हैं। तो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढना। अगर बात करें रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग है। आजकल रिक्रूटमेंट का काम भी आउटसोर्स कर दिया जाता है कि भाई ये लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, और बाहर वाला आपको प्रोवाइड करवा देता है। पोचिंग, रेडिंग, सामने वाले का बंदा आपने पोच कर लिया, सामने वाले का बंदा, उसको कहा जी ज्यादा पैसे दे देंगे, उसे खींच के यहां पे ले आए। ई रिक्रूटमेंट, आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह भी ले लेते हैं और फिर फाइनली आपको चूज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है। तो ये हमारे है जी रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन हमारा अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट के बाद। तो यहाँ पे हम फाइनली लोगों को चूज करने वाले हैं कि कौन से पर्सन को हम नौकरी जो है अपनी कंपनी में देने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें, बट सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को आप मना कर देते हैं और कुछ थोड़े से लोगों को ही आप नौकरी देते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि काफी टाइम आपका इसमें लगता है, एफर्ट लगता है, काफी पैसा इसके अंदर लग जाता है, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है आपके लिए। तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे अगर आपने सही पर्सन को चुन लिया तो फिर आप एब्सेंटीज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेबल वर्कफोर्स जो है वो आप बना सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक चलती रहेगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का जो रेट है आप उसे कम कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉइज की उसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉइज के मोरल को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अच्छी सिलेक्शन करनी बहुत आपके लिए जरूरी है, गलत सिलेक्शन आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अगर बात करें कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स जो हैं हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जिन चीजों को हम कंसीडर करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, पर्सनल को देखते हैं, प्रोफिशिएंसी देखते हैं, कॉम्पिटेंस देखते हैं, टेम्परामेंट देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, हैवी है पर्सन का कि नहीं। तो ये सारी चीजों को आप देख के अपना सिलेक्शन डिसीजन करेंगे। अगर बात करें प्रोसेस की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया अपना रिज्यूमे देने, तो वहीं साथ ही एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लेंगे, और अगर वो लगता है आपको कि ये एम्प्लॉय और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सूटेबल है, तो आप उसका रिज्यूमे ले लेंगे, उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे, फिर करेंगे आप उसकी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग के बाद आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को बुलाएंगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए, उनका टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आप सिलेक्शन डिसीजन करने से पहले रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक उनका करवाएंगे। सिलेक्शन डिसीजन आपने ले लिया, फिर उनका मेडिकल करवाएंगे, उनको जॉब ऑफर देंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहां पे बन जाएगा उन लोगों के साथ, वो आपके एम्प्लॉय अब बन जाने वाले हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ टेस्ट, आप कितने तरह के टेस्ट लेंगे सिलेक्शन के टाइम पे, इंटेलिजेंस का टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड का लेंगे, पर्सनैलिटी का लेंगे, प्रोफिशिएंसी का लेंगे, इंटरेस्ट का लेंगे, आपको प्रॉपर सिमुलेशन टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रॉपर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट आपका ले सकते हैं। ग्राफोलॉजी, आपकी हैंडराइटिंग का टेस्ट भी ले सकते हैं, हैंडराइटिंग की चेकिंग करवा सकते हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी टेस्ट भी आपका करा सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं भी या फिर नहीं। जो टेस्ट आपका है वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और केवल एकलौता सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इंटरव्यू का इस्तेमाल आप करते हैं। इंटरव्यू आपके अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू,
इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कैसे सवाल पूछने वाले हैं। आप नॉर्मली सवाल जो है पूछते रहते हैं और नॉर्मली इंटरव्यू आपका चलता रहता है, तो कोई एक स्पेसिफाइड पैटर्न और फॉर्मेट नहीं होता। पर डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर सवाल आपके तय होते हैं। अब वही सवाल जो है हर इंप्लॉय से पूछते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोनों का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सवाल बिल्कुल स्टेट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और कुछ आप जो है नॉर्मली सिचुएशन के हिसाब से पूछते हैं। और सिचुएशनल इंटरव्यू, इसके अंदर आप एम्प्लॉय को सिचुएशन देते हैं और पूछते हैं कि आप इससे कैसे डील करोगे। बिहेवियरल इंटरव्यू हमारा एम्प्लॉय के एक्चुअल बिहेवियर को चेक करने की कोशिश करता है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, जो हमारा एप्लीकेंट है, उसने एक्चुअल में ऐसी किसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो किया था, उसके बेसिस पे उससे सवाल पूछते हैं। और कई बार हमारा स्ट्रेस इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेंट को बहुत स्ट्रेस में डाला जाता है और बेसिकली उसकी स्ट्रेस सहने की क्षमता यहां पे जांची जाती है। तो आइए जी अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके नॉलेज और स्किल्स को आप बढ़ाने वाले हैं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। सवाल उठता है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। पुराने एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है, ऊपर हाई लेवल पे भेजना है, तो उस लेवल तक की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी ताकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी फील्ड के अंदर उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया, दूसरी पोस्ट पे भेजा, तो उस पोस्ट से जुड़ी कुछ ट्रेनिंग उसे देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करके रखें, लोग ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, तो हमें लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अपने काम को कर पाएं और काम करके खुश रहें और यहीं पे टिके रहें। सेफ हैंडलिंग ऑफ दी मशीन्स, अगर वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो मशीन को सही से हैंडल करेंगे, आपके एक्सीडेंट कम होंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है वो भी यहां पे कम हो जाएगी। अब ट्रेनिंग कराने के ब्रॉडली दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। एक तो है जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब पे ही आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर आपके कौन से तरीके आते हैं? अप्रेंटिसशिप अंडर मास्टर, तो ये मेनली आपके जो लो लेवल की जॉब्स होती है ना, लो स्किल वाली जॉब्स होती हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसी वाली जो जॉब्स होती हैं, तो वहां पे ऐसी आपको देखने को मिलता है। आपने प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो उसके साथ उसका चेला आता है साथ में, है ना, उसकी मदद कराने वाला, तो वो बेसिकली अप्रेंटिस जो है उसका है और उसे थोड़ा सा स्टाइपेंड वो दे देता है, कुछ पैसे उसे दे देता है और आपको जो चेला है वो साथ साथ काम सीखता रहता है। इसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आप इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका बिजनेस जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप होता है और आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ समय के लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनीज के अंदर जाते हैं। इसके बाद है जी कोचिंग। तो आपका सुपरवाइजर आपको कोचिंग भी दे सकता है, आपको बता सकता है जी ऐसे काम होगा, मशीन के बारे में आपको बताएगा कि ऐसे इस मशीन को चलाना है, तो आपको सारी जानकारी वो देगा। जॉब रोटेशन, अगर किसी काम को सिखाना है तो वो जॉब उस पर्सन को दे दो, वो धीरे धीरे सारी जॉब्स को सीखता जाएगा। मेंटरिंग, मेंटरिंग भी एक तरीका है। देखो मेंटरिंग के अंदर ना आपको डायरेक्टली जॉब से जुड़ी जानकारी तो नहीं मिल रही, बट आपको अपने कैरियर में ग्रो करने का सपोर्ट मिल जाता है एक मेंटर से। एक मेंटर होंगे आपके, आप उन मेंटर से अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा है जी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसका एवोल्यूशन कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको देना चाहते हैं ट्रेनिंग। सबसे पहले उनकी करते हैं प्रिपरेशन, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उनको फिर नॉलेज देते हैं, ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं कि ऐसे ये मशीन पे काम होगा। फिर उनको कहते हैं भाई एक्चुअली में ट्राई करके दिखाओ, हमें ट्राई इट देके दिखाओ, एक सैंपल देके दिखाओ कि काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कुछ कुछ और उनको बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, तो वो उनको सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। इसके अलावा है जी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, यानी कि डायरेक्टली जॉब पे नहीं, बाहर आपको ट्रेनिंग अलग से दी जा रही है। तो यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आपका प्रोग्राम तैयार कर दिया, उसके अंदर अलग अलग सवाल डाल दिए बेसिक लेवल से हाई लेवल के, तो पहले बेसिक वाले का आंसर इंप्लॉय सही देता रहेगा, उन्हें सीखता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो हाई लेवल पे पहुंचता जाएगा। केस स्टडी आपको दी जा सकती है। कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कंप्यूटर पे हम एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर दें, जैसे गाड़ी चलानी सीखनी है तो कंप्यूटर पे हम आपको गाड़ी चलानी सिखाएं। फिल्म्स के थ्रू भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। रोल प्लेइंग, आपको रोल दे दिया जाएगा कि आप इस रोल को प्ले करो।
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है बिल्कुल आपका वैसा एक्चुअल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे आपका हवाई जहाज आपको उड़ाना है, आपको पायलट बनाना है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली जहाज पे तो नहीं चढ़ा सकते कि आओ जी चलाकर देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपके लिए हमने एक स्पेशल कॉकपिट अलग से डिजाइन कर दिया, वहां पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। मार्स पे जाने की ट्रेनिंग देनी है आपको, तो मार्स जैसा एनवायरनमेंट यहीं पे क्रिएट कर दिया और उसमें आपको यहां पे भेजा गया कि जाओ इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करो। अब बात आती है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वो इफेक्टिव होनी भी जरूरी है, और इसको मेजर करने के लिए कर्क पैट्रिक ने मॉडल दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा जी पहले तो आप देख सकते हो अपने लर्नर के रिएक्शंस को, फिर देख सकते हो उनकी लर्निंग को कि क्या स्किल्स क्या नॉलेज उन्होंने ली, फिर देख सकते हो उनके बिहेवियर को, और फिर देख सकते हो अपने रिजल्ट्स को कि क्या आउटकम निकल कर आया, क्या एक्सीडेंट कम हुए, क्या कॉस्ट कम हुई, क्या प्रॉफिट बढ़े। तो इनसे आप अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना उसकी इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द रिस्पेक्ट। बेसिकली आपकी ये ओवरऑल ग्रोथ की हम यहां पे बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्किल को लेकर नहीं ग्रोथ की बात कर रहे, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे मैनेजर्स की, हमारी एग्जीक्यूटिव्स की, ताकि उन्हें ऐसे स्किल्स, ऐसी कॉम्पिटेंसेस मिल जाएं जो कि उनकी प्रेजेंट जॉब्स के साथ साथ उनकी फ्यूचर जॉब्स, उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करें, उनके अंदर फ्यूचर में जो उनको जॉब्स हम देने वाले हैं उसकी कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाएं। तो बेसिकली मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं डेवलपमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई नए एंट्रेंट हैं तो उनकी डेवलपमेंट जरूरी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, मैनेजर्स को फ्यूचर पोजीशंस के लिए तैयार करना है, मैनेजर्स को ऑब्सोलीट होने से, बेकार होने से रोकना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है अपने मैनेजरियल रिसोर्सेज की, चेंज इंट्रोड्यूस करना है, मैनेजर्स को एक चेंज एजेंट की तरह बनाना है। तो फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको उन्हें भेजना पड़ेगा। फीचर्स की बात करें, देखो जो डेवलपमेंट है इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलपमेंट इज प्रोएक्टिव, डेवलपमेंट आपकी रिएक्टिव नहीं होती, आप खुद फ्यूचर को लेकर प्रोएक्टिव रहते हो और फ्यूचर में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप पहले ही तैयार रहते हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करते हो। वेल प्लान्ड डेवलपमेंट आपकी प्रॉपर प्लान्ड होती है, प्रोग्राम्स वेल प्लान्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर में कंडक्ट किए जाते हैं। और डेवलपमेंट के लिए इंटरनल एम्प्लॉय की, मैनेजर की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर इंटरनली मोटिवेटेड होगा तभी उसकी डेवलपमेंट हो सकेगी। बेसिकली आपकी डेवलपमेंट जो होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, आपको खुद से अपने आप को डेवलप करना होता है। अगर बात करें स्टेप्स की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी डेवलपमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में लेकर, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप जो है कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट को कि अभी मेरे पास कैसा मैनेजरियल टैलेंट अवेलेबल है। उसके बेसिस पे आप एक इन्वेंट्री ऑफ मैनेजमेंट मैन पावर बना लेंगे कि अभी ये लोग मेरे पास अवेलेबल हैं। आप हर एम्प्लॉय का, हर मैनेजर का एक कार्ड तैयार कर लेंगे, उसमें उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह लिख देंगे, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें आप उसके अंदर लिख देंगे। फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करवाएंगे, एक्चुअल प्रोग्राम में उनको भेजेंगे, और फिर प्रोग्राम को इवेल्युएट भी करेंगे कि इसका फायदा हुआ भी या फिर नहीं। अगर बात करें हमारे पास कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं डेवलपमेंट के, तो यहां भी आपके पास कुछ ऑन द जॉब है, कुछ ऑफ द जॉब है। तो ऑन द जॉब में हमारे पास आता है कोचिंग, अंडर स्टडी। यहां पे बेसिकली एक अंडर स्टडी अपॉइंट कर लेते हैं, हमारा मैनेजर अपने बिल्कुल नीचे, बिल्कुल अपने साथ एक अंडर स्टडी अपॉइंट कर लेता है। जॉब रोटेशन, मल्टीपल मैनेजमेंट, एक अलग से जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट कर देते हैं एक्सपोजर के लिए, ताकि जो फ्यूचर अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं उनको एक्सपोजर दे सके। कमेटी असाइनमेंट, कमिटीज बना दी जाती हैं, एडहॉक कमिटीज बना दी जाती हैं, ताकि वहां पे अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। एक्शन लर्निंग, मैनेजमेंट जो आपके ट्रेनीज हैं उन्हें जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है। ऑफ द जॉब डेवलपमेंट की प्रोग्राम की बात करें हम, तो यहां पे आप अपने मैनेजर्स को किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, पढ़ाई के लिए आईआईएम में भेज सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स दे सकते हैं, कुछ बुक्स दे सकते हैं, कुछ जेरोक्स कॉपीज दे सकते हैं, उनको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भेज सकते हैं, सेंसिटिविटी या टी ग्रुप ट्रेनिंग उनकी करा सकते हैं ताकि एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो जाए, रोल प्लेइंग का आप हेल्प ले सकते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की तरफ जा सकते हैं,
सिमुलेशन मेथड्स का आप भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो आपने ट्रेनिंग में पढ़े थे, तो थोड़े से माइनर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो डेवलपमेंट जो है बेसिकली ट्रेनिंग के मुकाबले एक लॉन्ग रन अप्रोच है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाली अप्रोच है, इसका स्कोप ज्यादा रहता है। और यहाँ पे आप जो है अपने जो मैनेजर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। चलिए जी, तो अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। तो जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है? जॉब एनालिसिस का मतलब है कि आप जॉब की जांच पड़ताल करने वाले, आप स्टडी करने वाले, एग्जामिन करने वाले, जॉब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले, इस जॉब के कंपोनेंट्स के बारे में, इस जॉब में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, तो इस जॉब की पूरी आप एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं। सो दिस इज रेफर टू एज जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस आप करने वाले हैं, तो इसके अंदर आप जॉब डाटा जो है उसको इकट्ठा करने वाले हैं, जॉब से जुड़ा डाटा जो है उसे इकट्ठा करने वाले हैं। और इकट्ठा कहां से करेंगे? आप किसी सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे। क्या सोर्स हो सकते हैं आपके? जॉब एनालिस्ट की मदद ले सकते हैं, एम्प्लॉय जो है जो कि जॉब को कर रहा है उससे डाटा ले सकते हैं, एम्प्लॉय का जो सुपरवाइजर है, बॉस है, उससे डाटा ले सकते हैं जॉब के बारे में। और यहां पे उनसे या तो इंटरव्यू लेके डाटा इकट्ठा कर लो, या क्वेश्चनएयर भरवा लो, या उनको ऑब्जर्व कर लो, या फिर आपके जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं आप उनकी भी सहायता ले सकते हो। और यहां से आपका बहुत सारा जॉब डाटा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा जॉब डाटा यहां पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपको पता चलेगा इस जॉब में क्या क्या टास्क हैं, क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स हमें चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ड्यूटीज होंगी इस जॉब को करने वाले की, क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इकट्ठी कर लोगे और इसके बेसिस पे आप तैयार करोगे, पहली चीज आप तैयार करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब यहां पे क्या है कि इस जॉब में क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या टास्क, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस जॉब में निभाई जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली जॉब ओरिएंटेड। इसके अंदर आपकी जॉब का टाइटल आता है, जॉब की लोकेशन आती है, जॉब के रोल आते हैं, सैलरी उस जॉब की आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ड्यूटीज आती हैं, अलाउंसेस आती हैं और इंसेंटिव्स आती हैं इस जॉब की। तो जॉब से जुड़ी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो जुड़ी है जॉब को करने वाले इंसान से। इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। जॉब को करने वाले की क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या फिजिकल डिमांड्स हैं, क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, क्या एबिलिटीज चाहिए, दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन। इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। यहां पे आपके एट्रीब्यूट्स, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है जो कि जॉब करने वाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये डाटा इकट्ठा हम करते हैं, उसके बेसिस पे हमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। उसके बेसिस पे हम अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करेंगे और कंपनसेशन मैनेजमेंट भी करेंगे, कंपनसेशन भी डिसाइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब एनालिसिस। चलिए जी, तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है? एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ने जॉब पे कैसे परफॉर्म किया है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो अपने वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाले हैं, फिर अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे उन स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में, और फिर अपना फीडबैक जो है यहां पे प्रोवाइड कर देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है जी कंपनसेशन। पैसे देने हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कितना परफॉर्मेंस बोनस वगैरह देना है, प्रमोशन दें या ना दें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है, फीडबैक देंगे कि कैसे एम्प्लॉय अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे वो अपनी कर सकता है। अगर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो कुछ तो है जी हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। इसमें आपका कौन सा आता है? रैंकिंग मेथड आता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? एम्प्लॉइज को रैंक करते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, एक एम्प्लॉय को बाकी सभी से कंपेयर करते हैं। ग्राफिक स्केल मेथड, एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व बन जाता है और इसके अंदर रेटिंग देनी होती है, भाई 20% अच्छे हो सकते हैं, 20% बुरे हो सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे जो है रेटिंग असाइन करवाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सभी इंप्लॉइज को अच्छा अच्छा कह दिया जाए, तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी रेटिंग देनी है, सभी को अच्छा नहीं कह सकते। फोर्स्ड चॉइस मेथड, हर एक एम्प्लॉय के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उनमें से एक टिक करनी होगी।
चेकलिस्ट मेथड, अप्रेजल फॉर्म होगा आपके पास जिसमें आपकी दो ऑल्टरनेटिव्स दी होंगी, आप यस और नो में से आपको टिक करना होगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा था। ऐसे मेथड, यहां पे आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो अप्रेजर है, वो क्या करेगा, एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे लिखने वाला है। तो यहां पे एक सब्जेक्टिव मेथड हो गया, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। फील्ड रिव्यू मेथड, यहां पे एक ट्रेन्ड स्किल्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपके सुपरवाइजर्स की मदद करेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में। इसके अलावा जी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है और एक रिपोर्ट जो है ये बनाई जाती है हर एम्प्लॉय की, उसके जो बॉसेस होंगे वो इसे तैयार करेंगे जिसके अंदर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है वो यहां पे इंक्लूड की जाती हैं। अब आते हैं जी हमारे मॉडर्न मेथड्स की तरफ। यहां पे हमारे पास आता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर एम्प्लॉइज और सुपीरियर्स जो हैं मिलकर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। बार्स यानी कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो ये ऐसा रेटिंग स्केल है पर इस रेटिंग स्केल्स के साथ हमने बिहेवियर्स को एंकर किया हुआ, बिहेवियर्स को जोड़ा हुआ है। तो जौन सा बिहेवियर हमें एम्प्लॉय में देखने को मिलता है उसके बेसिस पे यहाँ पे एम्प्लॉय को रेटिंग मिल जाती है। असेसमेंट सेंटर, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को असेसमेंट सेंटर भेजा जाता है, वहां पे काफी एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसकी असेसमेंट करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें तो दिस इज मल्टी रेटर फीडबैक। यहाँ पे आपका जो अप्रेजल है वो चार अलग अलग एंगल से होने वाला है, चार मेजर कंपोनेंट से होने वाला है। एक तो आपका है खुद का सेल्फ अप्रेजल, यानी आप खुद का अपना अप्रेजल करने वाले हो। एक है अप्रेजल बाय सुपीरियर, यानी कि आपका जो बॉस है, आपका जो सुपीरियर है वो आपका अप्रेजल करेगा। एक है अप्रेजल बाय सबऑर्डिनेट, आपका जूनियर भी करेगा और आपके पीयर्स भी आपका अप्रेजल करेंगे, आपके साथ के लोग, आपके जो साथी हैं वो भी अप्रेजल करेंगे। इसके अलावा है जी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिटर्न्स लेकर आ रहा है, उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम यहां पे करते हैं। अगर बात करें प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है बायसनेस की। बायसनेस देखने को मिलती है, हेलो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप पूरी अप्रेजल कर रहे हो। सेंट्रल टेंडेंसी एरर, सभी को एवरेज रेटिंग दे रहे हो। लीनियंसी बायस, स्ट्रिक्टनेस बायस, लीनियंसी मतलब सबको अच्छी अच्छी रेटिंग दे रहे हो, स्ट्रिक्टनेस सबको गंदी वाली रेटिंग दे रहे हो। पर्सनल प्रेजुडाइज, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। रीसेंट इफेक्ट, जो रीसेंट आपकी इंप्लॉई के साथ एनकाउंटर हुआ उसके बेसिस पे फीडबैक दे रहे हो, बल्कि आपको पूरे साल के बेसिस पे फीडबैक देना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है अप्रेजल के बारे में, उसकी टेक्निक्स के बारे में, तो फिर भी आप अप्रेजल सही से नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द एचआरएम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे एचआरएम के फंक्शंस की बात करें तो आप उनको जनरल फंक्शंस में भी डाल सकते हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस में भी डाल सकते हैं। ऑपरेटिव फंक्शंस जो कि स्पेसिफिकली एचआर की डोमेन आती हैं, जैसे कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, ये सारी एचआर की डोमेन है स्पेसिफिकली। कंट्रोलिंग जो है ये एचआर का फंक्शन तो है, बट ये स्पेसिफिक इसका ऑपरेटिव फंक्शन, ये जनरल फंक्शन है जो कि सारे मैनेजर्स करते हैं। तो इसीलिए ये एक स्पेसिफिक ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, तो इसे हम यहां पे अपना आंसर मार्क कर देंगे। अगला सवाल है, an interview in which the applicant is interviewed sequentially by several persons and each rates the applicant on a standard form is called। तो एक एप्लीकेंट को अलग अलग पर्सन सिक्वेंशियली इंटरव्यू कर रहे हैं और अपनी रेटिंग जो है वो उसे एक्सटेंडेड फॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली एक आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू चल रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन सारी पढ़ेंगे एक बार, तो एक तो है जी अनस्ट्रक्चर्ड, दूसरी है स्ट्रक्चर्ड, जॉब रिलेटेड, मास इंटरव्यू। तो आसानी से आप अपना सही आंसर टिक कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू आपका आंसर यहाँ पे सही बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव while सिलेक्शन इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन।
रीजन है रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स व्हाइल सिलेक्शन रिजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें, एक पॉजिटिव अप्रोच हमारी रहती है। सिलेक्शन के अंदर हम जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल देते हैं, हमारी नेगेटिव अप्रोच रहती है। और इसीलिए आपकी असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आएगा कोचिंग आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, और इसके अलावा हमारे पास आएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग जो है ये आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बनेंगे। अगला आपसे सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है डेवलपमेंट इन एचआरएम इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस विद टेम्परेरी इंटरवेंशन। रीजन है इट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन करंट जॉब्स। देखो जो डेवलपमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म, तो पहली आपकी गलत हो जाएगी। और डेवलपमेंट बेसिकली आपका जो होता है वो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता, वो मैनेजरियल एम्प्लॉइज के लिए, हायर लेवल एम्प्लॉइज के लिए होता है, बाकी जो नीचे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है उनके लिए। तो यहां पे आपका असर्शन रीजनिंग दोनों गलत हो जाएंगे और आंसर ऑप्शन डी यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है विच आर दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। और अगर यहां पे हम देखें तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मॉडर्न मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक मॉडर्न मेथड है, और बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स जो बार्स है वो भी एक मॉडर्न मेथड है हमारे पास। तो 1, 3 एंड 5 जो है यहाँ पे कवर अप होंगे, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का इनमें से कौन सा हमारा कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो डेवलपमेंटल यूजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बट एथिकल और मॉरल वैल्यूज कहीं हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल से स्पेसिफिकली नहीं जुड़ी हुई, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स गिवन है, उनको मैच करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास गिवन है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो इसके अंदर आप एक स्केल पे अपनी रेटिंग करते हो, आप कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनके बेसिस पे परफॉर्मेंस डायमेंशन आइडेंटिफाई करके उनको एक स्केल पे प्लॉट करते हो और उसके बेसिस पे अपनी रेटिंग करते हो। तो ये जो है आपका ये बेसिकली 3 से मैच होगा। और उसके बाद अलग अलग और भी मेथड्स हैं, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक मेथड हमें गिवन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड में आप क्या करते हो, इसके अंदर हमारी जो मैनेजमेंट है और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो गोल्स को सेट करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आपका 4 से मैच हो जाएगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आप क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। तो यहां से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है a review is heavily influenced only by any one characteristic of the employee whose performance is being reviewed is known as। तो अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर देते हो तो हम इसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं, कि आपने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक देखा और उसके बेसिस पे पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी। आपने केवल ये देखा कि इंप्लॉय जो है टाइम पे ऑफिस आता है और आपने कह दिया कि इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है, चाहे वो आके काम नहीं करता, बट आपने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक पे उसकी पूरी रेटिंग कर दी। सो दिस इज एन एरर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द हेलो इफेक्ट। अगला सवाल है बहुत ही सीधा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स जो बार्स है उसके स्टेप्स को आपको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके साथ डिस्कस किए हमने बार्स के स्टेप्स। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है, सबसे पहले क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो हमारे इंसिडेंट्स हैं उनको रिक्लासिफाई अगर करना है तो वो करते हैं, फिर हमारी जो स्केल वैल्यूज हैं उनको असाइन करते हैं हमारे इंसिडेंट्स के ऊपर, और फिर हमारा फाइनल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ये स्टेप्स आपके साथ कोर्स के अंदर, क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं जी, तो दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा इन्हें। आपका जो आंसर यहाँ पे बन जाएगा इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
एवर स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करता है यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।